Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic for discussion is personality disorders. Uh, but before that we will have to know about what is personality. तो पर्सनालिटी हम डिस्कस करेंगे, पर्सनालिटी क्या चीज़ है, और फिर उसके बाद पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, क्योंकि हमारा टॉपिक है तो उसके ऊपर हम आएंगे। तो पर्सनालिटी बेसिकली क्या है कि अ डीपली इनग्रैंड पैटर्न ऑफ बिहेवियर विद इन अ पर्सन that is stable over a period of time, जो कि हम उसको आसानी से चेंज नहीं कर सकते, और वो डीपली इनग्रैंड पैटर्न होते हैं। ऐसे पैटर्न ऑफ बिहेवियर होते हैं जिसको आप आसानी से चेंज नहीं कर सकते, तो इसको हम कहते हैं। चलिए, तो बेसिकली वो क्या है कि हमारे पास पर्सनालिटी क्या है कि डीपली इनग्रैंड पैटर्न है। किस चीज़ का? परसीविंग, थिंकिंग और बिहेवियर का, आपके परसेप्शन का, आपकी थिंकिंग का, आपके बिहेवियर का। ठीक है जी। तो ये डीपली इनग्रैंड है, मीन के जी पत्थर पे लकीर है। एक मरतबा आपकी पर्सनालिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हो जाती है तो फिर वही आपके पर्सनालिटी ट्रेट रहते हैं। और हर एक इंसान की पर्सनालिटी मुख्तलिफ होती है, डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से। साइकोलॉजी में आप लोगों ने इसको डिस्कस किया होगा। तो personality is a consistent way of thinking and feeling which results from the interaction of person genetic makeup, his level of education and past experiences. अब इसके अंदर बहुत सारे चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं कि जी एक कंसिस्टेंट वे ऑफ थिंकिंग है, फीलिंग है, बिहेविंग है या परसीविंग है, जो कि आपको आ जाती हैं कहाँ से कि आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अपने एनवायरनमेंट से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। और उसके अंदर जो ज़्यादा अमल दखल होता है वो आपके जेनेटिक मेकअप का होता है कि जी आपके जो पेरेंट्स से आपको जो जीन्स मिलते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके पर्सनालिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट को कंट्रोल करने के लिए, आपके बिहेवियर को मॉड्यूलेट करने के लिए, आपके इमोशन को मॉड्यूलेट करने के लिए, आपकी कॉग्निशन को मॉड्यूलेट करने के लिए। तो वो आपकी जेनेटिक मेकअप की वजह से होता है, या आपके लेवल ऑफ एजुकेशन के साथ आपके पर्सनालिटी में कुछ चीज़ें आ जाती हैं, शामिल हो जाती है। और आपकी ज़िंदगी के अंदर जो माजी के जो तजुर्बात होते हैं वो सारे मिल करके आपकी एक पर्सनालिटी बनाती है। और ये पर्सनालिटी जो बेसिकली होती है वो अनकॉन्शियस आपकी एक्टिविटीज़, या आप परसीव करते हैं किसी चीज़ के बारे में, थिंक करते हैं, आपका एक माइंड सेट होता है ज़िंदगी के बारे में, वो लार्जली अनकॉन्शियस होता है और इसको आप आसानी से चेंज नहीं कर सकते। और इसलिए डेफिनेशन के अंदर जैसे बता दिया आपको मैंने कि डीपली इनग्रैंड पैटर्न ऑफ थिंकिंग, परसीविंग एंड बिहेवियर है। मीन कि जी बहुत डीपली इनग्रैंड है, तो इसको आप आसानी से चेंज नहीं कर सकते। अब हमारे पास पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या है कि आपकी थिंकिंग, परसेप्शन हर एक इंसान की अलग अलग होती है। परसीविंग का, बिहेविंग का, डिफरेंट इमोशन को डिस्प्ले करने का हर इंसान का अलग अलग से एक स्टाइल होता है। लेकिन जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इनफ्लेक्सिबल हो जाए, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ना रहे, वो माल अडाप्टिव हो जाए, ठीक है जी, और आपकी जो लाइफ है उसके अंदर एक बहुत बड़ा टेंशन पैदा करे, डिस्ट्रेस पैदा करे, आपके ये बिहेवियर जो पर्सनालिटी के अंदर है, आपके परसेप्शन का, बिहेविंग का, थिंकिंग का जो स्टाइल है, ये आपके लिए डिस्ट्रेसिंग बन जाता है, तो फिर उसको हम कहते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो occurs when trait become inflexible and maladaptive but stable over time। ठीक है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या है कि जी आपके कुछ जो ट्रेड्स होते हैं इनफ्लेक्सिबल हो जाते हैं, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है और माल अडाप्टिव होती है, जिसमें आपके अडाप्टेशन नहीं करते एनवायरनमेंट के साथ, सिचुएशन को सही तरीके से आप डील नहीं करते। और ये सारी चीज़ें ओवर द टाइम जो है वो स्टेबल होती हैं, बहुत टाइम के लिए होती है। और ये आपके लिए क्या करती हैं कि कॉज आइदर सिग्निफिकेंट फंक्शनल एम्पेयरमेंट और सब्जेक्टिव डिस्ट्रेस, या तो आपको फंक्शनल एम्पेयरमेंट करा देती है। अब फंक्शनल एम्पेयरमेंट क्या है, जिस तरीके से हम आगे डिफरेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर के ट्रेट्स पढ़ेंगे, आप सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर एंगेज नहीं होते, ऐसी चीज़ें आपको टेंशन देती है, डिस्ट्रेस प्रोड्यूस करती हैं जो कि नॉर्मली डिस्ट्रेस प्रोड्यूसिंग नहीं होती, आप ऐसे कामों को तरजीह देते हैं जो कि यूजुअली आपको उसके ऊपर इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए, तो आपको फंक्शनल एम्पेयरमेंट, आप सोशली जो है डिसएंगेज हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये फंक्शनल एम्पेयरमेंट है।
या फिर आपके अंदर बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव डिस्ट्रेस प्रोड्यूस कर देती है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर हो जाते हैं, आपकी पर्सनैलिटी की कुछ ट्रेड्स की वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं। However, they stay in the mainstream of society. फिर भी ऐसे लोग जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ होते हैं वो मतलब कोई साइकोटिक फीचर्स के साथ नहीं होते, वो सोसाइटी के अंदर ही रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उनकी जो जो फंक्शनिंग है वो इम्पेयर हो जाती है। उनका जो एक नॉर्मल जिस तरीके से इंसान रिएक्ट करता है उस तरीके से उनकी जो सोशल फंक्शनिंग है वो कम हो जाती है, उनको डिस्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है, ये चीज़ आ जाती है। प्रेजेंट विद सिम्टम मोर सटल देन अदर डिसऑर्डर। अब इसके जो सिम्टम्स है बाकी डिसऑर्डर के, जिस तरह से साइकोसिस है, स्किज़ोफ्रेनिया है, मेजर डिप्रेशन है, इसके हिसाब से इनके जो साइन सिम्टम्स होते हैं वो थोड़े से सटल होते हैं, वो छुपे हुए होते हैं, इतने ज़्यादा वो जाहिर नहीं होते। जिस तरीके से बाकी साइकोसिस के सिम्टम जाहिर होते हैं वो सटल होते हैं, वो बिल्कुल मख्फी होते हैं। और इसकी जो ऑनसेट है एडोलेसेंस या अर्ली अडल्टहुड के अंदर होता है, क्योंकि बाय एडोलेसेंस आपकी पर्सनालिटी ऑलमोस्ट उसके अंदर जो कुछ कंपोज होना होता है, जो भी आपकी जो इंजीनियरिंग आपकी पर्सनालिटी की होनी होती है वो अर्ली अडल्टहुड के अंदर कंप्लीट हो जाती है। तो इनके जो डिसऑर्डर के ट्रेट है वो भी इसी एज के अंदर नजर आने लग जाते हैं। अब DSM-4 टीयर का क्राइटेरिया क्या है कि जी हमारे पास जो मल्टी एक्सियल क्लासिफिकेशन है, जिसके अंदर एक्सिस 1 के अंदर आपके पास मेजर साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, और एक्सिस 2 जो 5 एक्सिस है उसके अंदर एक्सिस 2 के अंदर हमारे पास क्या है कि जी आपका मेंटल रिटार्डेशन एंड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो ये बेसिकली एक्सिस 2 डिसऑर्डर है अकॉर्डिंग टू DSM-4 टीआर। enduring pattern of inner experience and behavior that deviates markedly from an individual's culture manifesting in two or more of the following area। अब इसके अंदर क्राइटेरिया क्या है कि ऐसा enduring पैटर्न है, ऐसा persistent पैटर्न है आपके जो इनर एक्सपीरियंस है या बिहेवियर है जो कि एक इंसान के कल्चर से बहुत ज़्यादा डिविएट होती है। मतलब एक चीज़ ऐसी होती है जो कि बज़ाहिर अब नॉर्मल दिखती होती है लेकिन वो उस कल्चर का हिस्सा होती है, लेकिन जब वो कल्चर से ही डिविएट, उस बंदे के कल्चर से ही उसका जो उसके जो एक्शन है वो बहुत ज़्यादा डिविएट करते हैं जो फॉलोइंग एरियाज है इनमें से दो या दो में से ज़्यादा, तो फिर आप कह सकते हैं कि इनको पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। जिस तरह से कॉग्निशन है, अफेक्ट है या मूड है आपका, इंटरपर्सनल फंक्शनिंग है, लोगों के साथ मेल जोल है, और अपने इम्पल्सिस के ऊपर कंट्रोल है। तो इनमें से दो या दो में से ज़्यादा अगर कोई एरिया बहुत ज़्यादा डिसफंक्शनल हो जाता है, इनअप्रोप्रिएट टू द कल्चर मीन कल्चरली कंग्रुएंट नहीं होते, तो फिर डायग्नोसिस बन जाती है पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अच्छा जी, इंडोरिंग पैटर्न क्या है कि जी इनफ्लेक्सिबल परवेसिव पर्सनल सोशल सिचुएशन। ठीक है जी, आपके जो पर्सनल सोशल सिचुएशन है इसके अंदर क्या होते हैं कि आप वो बहुत ज़्यादा परवेसिव होते हैं, वो उसके अंदर जो परवेसिवनेस से ज़्यादा होगी, इनफ्लेक्सिबल होगी आपके आइदर या पर्सनल सिचुएशन है या सोशल सिचुएशन के अंदर, या सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस है इन सोशल और प्रोफेशनल और अदर एरियाज ऑफ फंक्शनिंग, ऑफ स्टेबल एंड लॉन्ग ड्यूरेशन। ठीक है, नॉट ड्यू टू फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस और मेडिकल कंडीशन। अब ये इंडोरिंग पैटर्न के लिए कुछ क्राइटेरियाज है कि इनफ्लेक्सिबल हो, आपके पर्सनल या सोशल सिचुएशन के अंदर हो, और आपकी आइदर आपके सोशल लाइफ के अंदर या आपकी मतलब प्रोफेशनल ज़िंदगी के अंदर वो डिस्ट्रेस पैदा करे, इसका टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो, परसिस्टेंट हो, और उसके पीछे कोई फिजियोलॉजिकल वजह ना हो, या मतलब कोई सब्सटेंस अब्यूज का या किसी मेडिकल कंडीशन का या किसी मेडिकेशन का असर ना हो, तो उसको कहेंगे एंडोरिन पैटर्न। अब प्रेवेलेंस के ऊपर आ जाते हैं और कोमोबैडिटी कि जी इसकी जो जनरल पॉपुलेशन के अंदर प्रेवेलेंस है वो 10 to 15% है, और ये जो कोमोबैडिटी है कि साथ में उसके क्या साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऐसे हैं जो कि आप ज़्यादातर उसके अंदर शामिल होते हैं, तो वो है उसके अंदर को अकरिंग में डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। और जाहिर सी बात है ये को अकर करता है डिप्रेशन और एंग्जाइटी के साथ, क्योंकि बहुत सारे जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स है वो सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस प्रोड्यूस कर देती हैं जो कि बाद में ट्रांसलेट हो जाती है सिवियर एंग्जाइटी के अंदर और डिप्रेशन के अंदर।
तो ये एज अ कोमोबिड हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं, को एग्जिस्ट करती है। अब ऑनसेट यूजुअली अकर बिफोर ऑनसेट ऑफ अदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर, और इसका जो ऑनसेट होता है इन सिम्टम्स का, जो कि आपके जो थिंकिंग, परसीविंग, बिहेविंग का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है, कल्चरली इनअप्रोप्रिएट हो जाता है, तो इसका जो ऑनसेट है ये बाकी साइकेट्रिक डिसऑर्डर से पहले शुरू हो जाता है। ठीक है जी। और ज़रूरी नहीं है कि एक बंदे को एक ही पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो, एक ही टाइम के ऊपर एक बंदे के अंदर मुख्तलिफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के ट्रेड्स मौजूद हो सकते हैं। बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स क्या है इसके लिए? अब जैसे हमने बात की कि जी सर्टन इनहेरिटेड ट्रेड्स में भी प्रेजेंट एट बर्थ, जिस तरह से जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, जेनेटिक अल्टरेशन में रिजल्ट इन एन एक्सट्रीम वेरिएशन। ठीक है जी। अब इसमें ये हो सकता है कि जी कोई जेनेटिक अल्टरेशन है आपके, मतलब आपने अपने पेरेंट्स से इस तरह जीन है जो कि आपको पहले मैंने बताया कि जी आपकी कॉग्निशन, परसीविंग, थिंकिंग, बिहेविंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके अंदर कोई जेनेटिक अल्टरेशन है। अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन में अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ द डिसऑर्डर, और आपकी जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है अनफेवरेबल है, जिस तरह से उसके हवाले से साइकोसोशल थ्योरीज है कि जी आपको सही तरीके से ट्रस्ट नहीं मिलता, आपके इन्वायरमेंट नर्चरिंग नहीं है, आप बहुत ज़्यादा रिजेक्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फेलवर्स का सामना करते हैं, बहुत सारे हज़ारों ऐसे इन्वायरमेंटल कंडीशंस है जो कि अनफेवरेबल है, तो वो भी इस डिसऑर्डर के डेवलपमेंट में, जब आप एडोलेसेंस तक पहुंचने उससे पहले जब ये चीज़ें हो जाती हैं, तो आपको पर्सनालिटी डिसऑर्डर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। साइकोसोशल फैक्टर के अंदर बहुत सारी थ्योरीज है, जिस तरह का लर्निंग थ्योरीज है, कॉग्निटिव थ्योरी है, साइको एनालिटिक थ्योरी है, एनवायरमेंटल फैक्टर है। ठीक है जी। किस तरीके से आप लर्न करते हैं, इमिटेशन करते हैं, आपकी मॉडलिंग कैसी होती है, आप किस तरीके से आपका बिहेवियर जो है उसको मॉल्ड किया जाता है। ठीक है जी। फिर कॉग्निटिव थ्योरी के अंदर कहते हैं कि जी आप ब्रेन किस तरीके से आपका एसिमिलेट करता है बेस्ड ऑन द लर्निंग थ्योरी, और आगे जा करके आप किस तरीके से चीज़ों को आप इंटरप्रेट करते हैं। फिर साइको एनालिटिक थ्योरी के अंदर कि जी किस तरीके से आपके लाइफ के जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है, जो पास्ट की जो चीज़ें हैं, उसने आपके लाइफ को किस तरीके से अफेक्ट किया है, उसके अंदर वो सारी चीज़ें देखी जाती है, और उसका बहुत ज़्यादा उसके ऊपर जो आपके साइको एनालिसिस के अंदर इम्पोर्टेंस है कि जी आपका अनकॉन्शियस माइंड, उसके अंदर क्या चीज़ें बरीड है। इस तरीके से उसके अंदर 3 किस्म के कॉन्सेप्ट है कि जी प्री कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। तो उसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि अनकॉन्शियस माइंड के अंदर है और आपको डिस्ट्रेस प्रोड्यूस आपके लिए कर रही है। और इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे हमने डिस्कस कर दिए कि बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है जो कि मतलब आइदर फिजिकल फैक्टर्स है या मतलब फैमिली के साइड के है से है, फियर से है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर जो कि अनफेवरेबल है, तो कैन कंट्रीब्यूट टू पर्सनालिटी। अब पर्सनालिटी असेसमेंट के लिए बहुत सारे स्केल है यूज़ होते हैं, जिस तरीके से रोरस्कैक एंड ब्लॉट टेस्ट है, उससे हम पर्सनालिटी को जज कर सकते हैं कौन सी पर्सनालिटी है, किस तरह की है। मैनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री है, MMPI उसको कहते हैं। ठीक है जी। इस तरीके से पर्सनालिटी रिसर्च क्वेश्चनर है, बहुत सारे ऐसे असेसमेंट टूल्स है जो कि हमें इससे पता चलता है कि जी पर्सनालिटी के अंदर कौन से ऐसे एस्पेक्ट है जो कि माल अडाप्टिव है या माल फंक्शनिंग है। फुल मेडिकल हिस्ट्री ज़रूरी है। साइकोसोशल हिस्ट्री जिसके अंदर सुसाइडल और एग्रेसिव थॉट्स, रिस्क ऑफ हार्म फॉर सेल्फ और अदर्स, यूज ऑफ मेडिकेशन और इलीगल सब्सटेंसेस, एबिलिटी टू हैंडल मनी, लीगल हिस्ट्री, करंट और पास्ट अब्यूज, ये सारे हमारे लिए ज़रूरी होते हैं एक बंदे के पर्सनालिटी को जज करने के लिए। अच्छा, क्लाइंट के ऊपर मतलब इम्पैक्ट ऑफ पीडी क्लाइंट्स बिहेवियर ऑन केयर गिवर। पर्सनालिटी डिसऑर्डर का जो पेशेंट होता है उनके केयर गिवर के ऊपर क्या असर होता है? जाहिर सी बात है, जो उनको केयर करते हैं, जो उनके साथ होते हैं, जो इंटीमेट लोग होते हैं, उनके ऊपर भी तो असर है इसका। अब ओवरवेलमिंग नीड्स ऑफ क्लाइंट्स में आल्सो बी ओवरवेलमिंग फॉर केयर गिवर्स। अब उनकी जो नीड्स ओवरवेलमिंग होती है कि जी उनकी सिक्योरिटी की नीड्स, उनके कुछ डिमांड्स होते हैं, अटेंशन सीकर्स होते हैं, ओवर रिएक्ट करते हैं माइनर चीज़ों के ऊपर, या बहुत ज़्यादा सस्पिशियस होते हैं, या बहुत ट्रस्ट नहीं करते, बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल हो जाते हैं, मोरालिटी का ख्याल नहीं रखते, जो डिफरेंट पर्सनलिटी में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ें उन केयर गिवर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाती है। अब केयर गिवर इन सिचुएशन के अंदर बहुत ज़्यादा उनको ऐसे एहसास आ जाते हैं जिस तरह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं, हेल्पलेस फील करते हैं। ठीक है जी। गुस्सा उनको आ जाता है, एंग्री हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं ड्यू टू
द बिहेवियर ऑफ दैट पर्सन। अच्छा, अब जो पर्सनालिटी है उसके डिफरेंट टाइप्स है पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की। DSM-4 के अंदर जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है इनको 3 कैटेगरीज के अंदर डाला गया है, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी एंड क्लस्टर सी। अब जो क्लस्टर ए है उसके अंदर क्या है कि उसके अंदर बिहेवियर्स दैट आर डिस्क्राइब्ड एज ऑड और एक्सेंट्रिक। इसके अंदर जो बिहेवियर होते हैं वो क्या होते हैं, उसको हम कहते हैं ऑड या एक्सेंट्रिक। बहुत किस्म ऑड किस्म के बिहेवियर होते हैं, बहुत अजीब निराले किस्म के उनके, या एक्सेंट्रिक निराले किस्म के बिहेवियर होते हैं ऐसे लोगों के। तो इनका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है ऑड और एक्सेंट्रिक बिहेवियर है। और इनके अंदर जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स है वो है पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, शीजॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड शीजोटिपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। फिर उसके बाद क्लस्टर बी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, उसके अंदर बिहेवियर दैट आर डिस्क्राइब्ड एज ड्रामेटिक, इमोशनल और एराटिक। अब इसके अंदर हमारे पास जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर उसके अंदर क्या है, ऐसे लोग जो है ड्रामेटिक होते हैं, ठीक है जी, ओवर ड्रामेटाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, एराटिक होते हैं, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा एग्जाजरेट करते हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा स्टबर्ननेस उनके अंदर होती है। अब उसके अंदर क्या है, एंटी सोशल पर्सनैलिटी, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, हिस्टेरियनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। क्लस्टर सी के अंदर हमारे पास है बिहेवियर दैट आर डिस्क्राइब्ड एज एंग्शियस और फियरफुल। इसके अंदर हमारे पास जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है उसके अंदर जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि एंग्शियसनेस है या फियरफुलनेस है। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन होगी, तो उसको हम कहते हैं क्लस्टर सी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। और उसके अंदर हमारे पास अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। अब इसके अंदर हमारे पास क्लस्टर ए के अंदर जो पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया हुआ, पैरानॉइड मीन कि जी आप एक्सेसिव पैरोनिया होता है, बहुत ज़्यादा शक्की मिजाज किस्म के लोग होते हैं इस तरह के डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर रखने वाले। तो पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय परवेसिव मिसट्रस्ट एंड सस्पिशियसनेस ऑफ अदर। ऐसे लोग जो है क्या करते हैं कि दूसरों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, ठीक है जी, बहुत ज़्यादा शक्की होते हैं, ठीक है जी। क्लाइंट विद दिस डिसऑर्डर इंटरप्रेट अदर्स एक्शन एज पोटेंशियली हार्मफुल। अच्छा, ऐसे लोग जो है बाकी लोगों के जो एक्शन है उनको कहते हैं कि जी ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, वो लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। उनको ऐसा लगता होता है कि लोग उनके खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नुकसान पहुंचा रहे हैं, और ये जो है बहुत ज़्यादा सस्पिशियस होते हैं, किसी के ऊपर वो ट्रस्ट नहीं करते, एतबार नहीं करते किसी के ऊपर। ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ स्ट्रेस दे में डेवलप ट्रांजिएंट साइकोटिक सिम्टम्स, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं तो ट्रांजिएंट साइकोटिक सिम्टम्स उनको होते हैं, जिस तरह से पैरानॉइड थिंकिंग उनके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाती है कि जी लोग मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं, लोग मुझे मार रहे हैं, मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश, मेरे को जासूसी कर रहे हैं। तो इस तरह के जो साइन सिम्टम्स है ये डेवलप हो जाते हैं ऐसे लोगों में। Emotionally, they are cold and are not able to demonstrate soft and sentimental feeling. ऐसे लोग जो है बहुत ज़्यादा जो जज्बाती तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा कूल होते हैं, ठीक है जी, वो मतलब चीज़ों से मतलब बहुत ज़्यादा जज्बात के अंदर वो नहीं आते, और उनके जज्बात अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन नहीं होती, ठीक है जी। तो उनके अंदर सॉफ्ट और सेंटिमेंटल फीलिंग नहीं होती कि किसी के लिए वो सेंटिमेंट रखे कि जी मतलब कोई दुख में है तो उनके साथ कैसे आपने पेश आना है, कोई मतलब खुशी में है तो उनको किस तरीके से डील करना है, या अपने इमोशंस को किस तरीके से रेगुलेट करना है, तो ये चीज़ें इनके अंदर नहीं होती। दे आर वेरी स्टबन, ऐसे ये लोग जो है बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं और किसी चीज़ को मानते नहीं हैं, और दे बिलीव दैट देयर अप्रोच इज़ लॉजिकल एंड डू नॉट एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म इन दिस रिगार्ड। हमेशा से ये लोग ऐसा सोचते हैं कि जी हम जो हमारा अप्रोच है, जो कुछ हम करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर लॉजिक है, और बाकी जो लोग कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं है, और इसमें किसी की क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं करते। कि आप कहते हैं कि जी सपोज कोई आपको कहें कि जी आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, आप हद से ज़्यादा शक्की है, लोग इस तरह नहीं होते, आपको इस तरह धोखा नहीं देते, वो इस तरह देखो बात नहीं, लेकिन नहीं, वो इस चीज़ को कभी नहीं मानते, और इस लिहाज से वो
किसी भी किस्म की तनकीद को वो बर्दाश्त नहीं करते। अब जो है इसके लिए नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या है कि जी फॉर्मिंग एन इफेक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप विद पैरानॉइड और सस्पिशियस क्लाइंट एज डिफिकल्ट, मुश्किल होता है। द नर्स मस्ट रिमेंबर दैट दीज क्लाइंट्स take everything seriously and are particularly sensitive to the reaction and motivations of other। बाकी के एक्शंस जो स्पेशली हेल्थ केयर के अंदर जब होते हैं, एडमिटेड होते हैं, तो वो आपके जो एक्शंस है, आपके मोटिव्स है, उनको बहुत ज़्यादा शक की निगाह से देखते हैं। तो उन हवाले से आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। देयरफॉर द नर्स मस्ट अप्रोच दीज क्लाइंट इन अ फॉर्मल बिजनेस लाइक मैनर एंड रिफ्रेन फ्रॉम सोशल चैट चैट और जॉक्स। तो ऐसे पेशेंट के साथ आपने सोशल चैट चैट और जोक्स बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि फिर वो चीज़ें सीरियस ले लेता है और फिर वो कहता है कि ये मेरे साथ करीब होने की कोशिश कर रहे हैं, मुझसे कुछ राज उगलवाना चाह रहे हैं। तो इसलिए उनको एक बहुत ही प्रोफेशनल अप्रोच में या फिर बिजनेस लाइक मैनर के अंदर उनको ट्रीट करना है। ठीक है जी। बीइंग ऑन टाइम, कीपिंग कमिटमेंट्स एंड बीइंग पर्टिकुलरली स्ट्रेट फॉरवर्ड आर एसेंशियल टू द सक्सेस ऑफ नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप। और इसके अंदर जो बेसिक कम्युनिकेशन के टेक्निक्स है, इस तरीके से अपने कमिटमेंट को सही तरीके से करना और टाइम के ऊपर जो भी पेशेंट के साथ कमिटमेंट है वो टाइम के ऊपर और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना उनके साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। One of the most effective intervention is helping client to learn to validate ideas before taking action. However, this requires the ability to trust and to listen to one person. अब इसमें ये है कि पेशेंट के अंदर कुछ चीज़ें आपने इनकलकेट करनी है कि जी कोई भी काम करने से पहले, एक्शन लेने से पहले उस कुछ आइडियाज़ जो उसके माइंड के अंदर है, जो कि ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे इनमें से रेशनल होते हैं, उनको वैलिडेट करें। लेकिन इसके लिए क्या ज़रूरी है कि ट्रस्ट हो दूसरे बंदे के ऊपर और वो आपको सही तरीके से सुने और उसको एक्सेप्ट भी। दूसरा जो हमारे पास पर्सनालिटी डिसऑर्डर है वो है शिजॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ठीक है जी। अच्छा, अब ये हमारे पास जो है ऐसे लोग भी इमोशनली कोल्ड होते हैं। ठीक है जी। इनएबिलिटी टू परफॉर्म रिलेशनशिप, लो इंटरेस्ट इन एस्टेब्लिशिंग एन रिलेशनशिप। ठीक है जी। बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप से रिफ्रेन करते हैं और क्लोज रिलेशनशिप के अंदर ये एंटर नहीं हो सकते और इनके एक इंटीमेट रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने में, जिस तरह से शादी करना है, उसमें वो बिल्कुल इंटरेस्ट शो नहीं करते। as characterized by a pervasive pattern of detachment from social relationship and a restricted range of emotional expression in interpersonal setting। और ऐसे लोग जो है बहुत ज़्यादा उनके अंदर सेंटिमेंट्स होते ही नहीं है, उनके अंदर एक किस्म का वो इनडिफरेंट होते हैं टू द इन्वायरमेंट। ठीक है जी। उनके अंदर एक डिफरेंस होता है कि जी बिल्कुल इन्वायरमेंट से जो है वो कोई तासुर ही नहीं लेते, उसके अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो सोशल रिलेशनशिप से वो डिटैच होते हैं और उनका जो इमोशनल एक्सप्रेशन है इंटरपर्सनल सेटिंग के अंदर वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होता है और बहुत ही कम इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं। Client with serious personality disorder display a constructed affect and little if any emotion। अब ऐसे लोग हमारे पास क्या होते हैं कि जी उनका जो अफेक्ट होता है, उनका जो मूड होता है, बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रक्टेड होता है और उसके अंदर बहुत लंबी रेंज नहीं होती कि जी उसके अंदर आप वार्म फीलिंग शो करें, सॉफ्ट फीलिंग आप शो करें, आप लोगों को मतलब सेंटिमेंट्स जो है अपने शो करें। तो ये चीज़ें नहीं होती। They are aloof and indifferent, appearing emotionally cold, uncaring और unfeeling। ऐसे लोग जो है aloof होते हैं, बहुत ज़्यादा तन्हाई पसंद होते हैं और बिल्कुल indifferent होते हैं। मतलब खुशी के टाइम में क्या करना है, गमी के टाइम में क्या करना है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कोई सरोकार नहीं होता, indifferent होते हैं। और बहुत जज्बाती तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं, किसी चीज़ का असर ही नहीं होता और केयर बिल्कुल नहीं करते, फीलिंग उनके अंदर बहुत ज़्यादा कम होती है। दे रिपोर्ट नो लेजर और प्लेजरेबल एक्टिविटीज़, ये प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ को एंजॉय नहीं कर सकते। ठीक है जी। और लेजर को वो एंजॉय नहीं कर सकते बिकॉज दे रेयरली एक्सपीरियंस इंजॉयमेंट, क्योंकि उनके अंदर इंजॉयमेंट का जो सेंस होता है बहुत ज़्यादा कम होता है। इवन अंडर स्ट्रेस और एडवर्स सर्कमस्टांसिस देयर रिस्पॉन्स अपेयर पैसिव एंड डिसइंटरेस्टेड। दो के स्ट्रेस और एडवर्स सर्कमस्टांसेस में मतलब किसी क्राइसिस के सिचुएशन के अंदर भी उनका जो रिस्पांस होता है वो बिल्कुल पैसिव होता है या डिसइंटरेस्टेड होता है। जिस तरह से कोई बहुत ही बड़ा सानिया हो जाता है, मसला हो जाता है,
उसके अंदर भी वो कोई रिमोर्स शो नहीं करते, उनको कोई थिंकिंग फीलिंग नहीं आती। देयर इज मार्क्ड डिफिकल्टी एक्सपीरियंसिंग एंड एक्सप्रेसिंग इमोशन, पर्टिकुलरली एंगर और एग्रेशन। इस तरह के जो लोग होते हैं उनके अंदर ये डिफ़िकल्टी होती है कि जी आप इमोशंस को वो सही तरीके से मतलब ज़ाहिर कर सके। जिस तरह से आप एंग्री हो जाते हैं, आपके अंदर एग्रेशन आ जाता है, तो इस तरह की चीज़ें वो एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकते। मीन के टोटली इंडिफरेंट होते हैं रिगार्डिंग देयर फीलिंग, इमोशंस एंड देयर रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट या एंड शोइंग सेंटिमेंट्स। तो इन ये सारी चीज़ों के हवाले से ये इंडिफरेंट है। अब इंटरवेंशन के अंदर क्या है कि फोकस ऑन इम्प्रूव फंक्शनिंग इन द कम्युनिटी। ठीक है जी। अब ये इसके ऊपर कोशिश करेंगे कम्युनिटी के अंदर उसके फंक्शनिंग जो है वो इम्प्रूव हो, क्योंकि वो मतलब सोशल इंटरेक्शन से बहुत ज़्यादा कतराते हैं। क्लाइंट नीड हाउसिंग और a change in living circumstances, the nurse can make reference to social services or approach local agencies for assistance। और अगर इस तरह की कोई उनकी नीड है कि जी मतलब चेंजिंग द हाउस या सर्कमस्टांसिस को, so you should help accordingly। The nurse can help agency personnel find suitable housing that will accommodate the client desire and need for solitude। और उनको लिए ऐसी जगह जो है वो मुतय्यन करे कि उसके अंदर उनकी जो सॉलिट्यूड है, जो कि सॉलिटरी एक्टिविटीज़ को वो इंजॉय करते हैं, तो फिर उनको ऐसी ही मतलब लोनलीनेस की तरफ लेकर के जाया जाए ताकि वो आराम कर सके। फैसिलिटीज डिजाइन टू प्रोमोट सोशलाइजेशन थ्रू ग्रुप एक्टिविटीज वुड बी लेस डिजायरेबल। अब ऐसे फैसिलिटीज जिसके अंदर सोशलाइजेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है, तो वो ऐसे लोगों के लिए इतने ज़्यादा डिजायरेबल नहीं होते। शिज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। शिज़ोटाइपल पर्सनालिटी के अंदर भी कॉग्निटिव एंड परसेप्चुअल डिस्टॉर्शंस होती है कि उसके अंदर आपका कॉग्निशन और आपका परसीविंग, अपने फाइव सेंसेस से किसी चीज़ को परसीव करना, परसेप्शन रखना, ये आपका डिस्टॉर्ट हो जाता है। Characterized by a pervasive pattern of social interpersonal deficit marked by acute discomfort with and reduced capacity for close relationship, as well as by cognitive or perceptual distortion and behavioral eccentricity। अब इसके अंदर जो मेन चीज़ क्या है कि आपके बिहेवियर बहुत ज़्यादा एक्सेंट्रिक हो जाते हैं, और स्पेशली आपका जो सोशल और इंटरपर्सनल डेफिसिट है, सोशल एनवायरनमेंट के अंदर लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के अंदर जो आपका एक लेवल है वो एक परवेसिव पैटर्न हो जाता है डेफिसिट का। आपका डेफिसिट बहुत सारे एरियाज के ऊपर फैल जाता है, जिसके अंदर आप लोगों के साथ मिलना जुलना और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप रखना, इसके अंदर आपको सिग्निफिकेंट डिस्कम्फर्ट होता है, आपको तकलीफ होती है, आप मेंटेन नहीं कर पाते, और आपके अंदर एक कैपेसिटी कम हो जाती है लोगों के साथ ताल्लुकात बनाने में, उनके साथ रिलेशनशिप बनाने में, और साथ साथ में आपको कॉग्निटिव और परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन भी होती है। क्लाइंट्स often have an odd appearance that causes others to notice them। ऐसे लोग जो है उनका जो अपीयरेंस होते हैं, जो ग्रूम अप होता है, जो उनका जो आउटवर्ड लुक होता है, वो बहुत ज़्यादा ऑड होता है, बहुत ज़्यादा एक्सेंट्रिक होता है। क्लॉथ्स आर इल फिटिंग, डू नॉट मैच एंड मे बी स्टैंड और डर्टी। ऐसे लोग जो है सेल्फ केयर नहीं करते, तो जब सेल्फ केयर नहीं करते तो उनको अक्सर इस तरह होता है कि जी खाने का भी ख्याल नहीं रखते, तो अक्सर थिन हो जाते हैं, कपड़े उनके सही तरीके से फिट नहीं हो, इल फिट होते हैं, मैच नहीं करते उनके जो क्लॉथ्स होते हैं, और अक्सर जो है वो गंदे होते हैं। क्लाइंट्स में भी अनकेम्प्ड एंड डिसेबल्ड। ऐसे लोग जो है अनकेम्प्ड होते हैं, साफ सुथरे नहीं होते। दे में वॉन्डर एमलेसली एंड एट टाइम्स बिकम प्री ऑक्युपाइड विद सम एनवायरमेंटल डिटेल्स। ऐसे लोग जो है हमारे पास क्या होते हैं कि जी ये एमलेसली बगैर किसी मकसद के जो है वो इधर उधर जो है घूमते हैं, वॉन्डर करते हैं, घर से निकल जाते हैं बगैर किसी रीज़न के और एब्सेंट रहते हैं, घर नहीं आते, और कुछ औकात जो है वो बाकी एनवायरमेंटल डिटेल के साथ बहुत ज़्यादा प्री ऑक्युपाई हो जाते हैं। उनकी प्री ऑक्यूपेशन होती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इनका स्पीच जो है इनकोहेरेंट कोहेरेंट होता है, लेकिन इसके अंदर जो हमारे पास जो एक अप्रोप्रिएटनेस है वो लूज हो जाता है। अब जो इंटरवेंशन है वो ये है कि जी फोकस ऑफ नर्सिंग केयर फॉर क्लाइंट्स विद शिज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ केयर
एंड सोशल स्किल्स एंड इम्प्रूव फंक्शनिंग इन द कम्युनिटी। अब जाहिर सी बात है जो उनके सिम्टम्स है उनको इम्प्रूव करना है, तो इस क्या है कि जी ऐसे लोग सेल्फ केयर डेफिसिट उनके अंदर ज़्यादा होता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि ऐसे लोग अपना खुद ख्याल अपना रख के सेल्फ केयर डेवलप करें, सोशल स्किल्स उनके इम्प्रूव हो, सोशलाइज करे, सोसाइटी के अंदर जाए, लोगों के साथ मिले और उनकी कम्युनिटी के अंदर फंक्शनिंग इम्प्रूव हो। ठीक है जी। फिर आपने क्लाइंट को इनकरेज करना है टू एस्टेब्लिश अ डेली रूटीन फॉर हाइजीन एंड ग्रूमिंग। ऐसे लोग अपने जो हाइजीन है, अपने सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखते, तो उसके हवाले से आपने इनकरेज करना है, बार बार उनको इनकरेज करना है, ड्रेस के हवाले से, हाइजीन के हवाले से। और सच अ रूटीन इज इंपॉर्टेंट रादर देन डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट टू डिसाइड व्हेन हाइजीन एंड ग्रूमिंग टास्क आर नेसेसरी। ये आपने टोटली पेशेंट के ऊपर छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि वो तो खुद से कोई एक्टिविटी इनिशिएट ही नहीं कर सकता। तो आपने कोशिश ये करनी है कि उनको इन चीज़ों के अंदर एंगेज करे कि वो ग्रूमिंग अपने सही तरीके से करे और अपने लिए सही तरीके से जो हाइजीन है उसको मेंटेन करे और आप उनके ऊपर सुपरवाइज करें। It is useful for a client to have an appropriate an appearance that is not bizarre or disabled. अब ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी है कि उनका अपेयरेंस ऐसा हो, आप उनको ऐसा काबिल बनाएं कि उनका अपेयरेंस ऐसा हो कि अच्छा लगे, बहुत ज़्यादा बिजार ना लगे, बहुत ज़्यादा डिसेबल्ड ना लगे, अनकेप्ट ना लगे। बिकॉज स्टेयर्स और कमेंट्स फ्रॉम अदर कैन इंक्रीज डिस्कम्फर्ट। क्योंकि लोग जब उसको घूरते हैं, उसके ऊपर कमेंट्स करते हैं कि जी आप सॉफ्ट जो है आपके जो ड्रेस है वो साफ नहीं है, आपकी जो आउटवर्ड लुक है वो अच्छी नहीं है, तो उनसे उनका डिस्कम्फर्ट इंक्रीज हो जाता है। तो आपने क्या करना है कि इन चीज़ों को मिनिमाइज करना है कि वो ग्रूमिंग करे, हाइजीन अच्छी करे, जो उनके ऊपर वो जो कमेंट्स है वो लोग पास नहीं करेंगे और डिस्ट्रेस उनका एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो है वो कम हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अच्छा जी, ऐसे लोग जो हमारे पास होते हैं एंटी सोशल, एग्रेशन इन ऑल मैनर्स, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स एंड मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप। ऐसे लोग जो है क्या होते हैं कि डिसरिगार्ड करते हैं सोशल नॉर्म्स को, वो किसी भी जो हमारे सोसाइटी के जो समाजी रिवायात है उनका कोई कदर नहीं करते ऐसे लोग। और बहुत ज़्यादा इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड होते हैं और मल्टीपल जो है सेक्सुअल रिलेशनशिप होते हैं। ऐसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि जी उनके अंदर परसिस्टेंट एटीट्यूड होता है इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी का। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेदार होते हैं, जो सोशल रिवायात है उनकी ख्याल नहीं रखते, वैल्यूज़ एंड एब्लिगेशंस को वो फॉलो नहीं करते। और ऐसे लोगों के अंदर जो क्रिमिनल टेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप बचपन के अंदर देखें तो ऐसे लोग जब डेवलप होते हैं तो इस तरह के जो बचपन के अंदर जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ट्रॉन्सी होती है। अब वो ट्रॉन्सी बेसिकली मुख्तलिफ फॉर्म के अंदर होती है। उसके अंदर जो कॉमन है जिसको हम कहते हैं काम चोरी करना। आपने किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर दिखा लगा दिया, दुकान के ऊपर काम कर रहा है, किसी और जगह के ऊपर काम कर रहा है, वहाँ पे नहीं जाता, एब्सेंट रहता है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म है ट्रॉन्सी का, वो ये है कि मतलब स्कूल बच्चे नहीं जाते, घर से निकल जाते हैं अपनी चीज़ें लेकर के, लेकिन वो स्कूल नहीं जाते, इधर उधर छुप जाते हैं। बचपन के अंदर उनके अंदर ये चीज़ होती है। फिर जो एक और कैरेक्टरिस्टिक है वो शॉप लिफ्टिंग है। ठीक है जी। अक्सर जो इस तरह के लोग होते हैं जब बाज़ार के अंदर जाते हैं तो दुकानों में अक्सर चीज़ें जो डिस्प्ले के ऊपर पड़ी होती है उनको चुराते हैं, ये चीज़ें होती हैं। अक्सर जो है स्ट्रीट्स के अंदर वो लड़ते झगड़ते हैं और हर वक्त झूठ बोलते रहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इनके बचपन के अंदर ये चीज़ें ज़्यादा कॉमन होती है, लड़ाइयाँ करना, स्ट्रीट फाइट करना, लोगों के साथ झूठ बोलना, स्कूल ना जाना। तो ये बचपन के अंदर जब वो एडोलेसेंस के अंदर चले जाते हैं तो फिर वो जाहिर सी बात है बच्चे होते हैं तो शॉप लिफ्टिंग करते हैं, दुकान में गए कोई चीज़ हाथ लग गई तो उठा लिया। जब एडोलेसेंस में जाते हैं तो फिर जाहिर सी बात है पावर इंक्रीज हो जाता है, तो फिर वो क्या करते हैं, वो थेफ्ट्स करते हैं, चोरियाँ करते हैं, रॉबरी डकैती करते हैं। ऐसे लोग फिर जो जुआ है वो खेलते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो ड्रग है वो एब्यूज़ करते हैं। और उनके जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है लोगों के साथ। अच्छा जी, इस तरह के जो एंटी सोशल पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं ये क्या होते हैं कि जी दूसरे लोगों के जज्बात को वो नहीं समझते।
اور بالکل کیئر نہیں کرتے کہ دوسرے لوگوں کے جذبات کیا ہے، ان کی کیئر نہیں کرتے۔ اچھا جی، ایسے لوگ فرسٹریشن کو بالکل ہی برداشت نہیں کر سکتے، اور ان کا جو فرسٹریشن تھریشولڈ ہے بہت زیادہ لو ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر وہ غصہ کر لیتے ہیں اور اس طریقے سے وہ وائلنٹ بن جاتے ہیں۔ اچھا جی، اب یہ چونکہ رسپانسبل نہیں ہوتے، ارسپانسبل ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ اپنی ڈیوٹیز کے اوپر، جو ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، جاب ان کا ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ نہیں جاتے، اور فیملی جو ان کی میٹرز ہوتے ہیں ان کے اندر بہت زیادہ کیجول ہوتے ہیں۔ اب ایسے لوگوں کے اندر جو ہے پلاننگ کی کیپیسٹی بھی بہت زیادہ کم ہوتی ہے، آگے وہ پلان نہیں کر سکتے کسی بھی چیز کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ اور ایسے لوگوں کے اندر جو ہے ہمارے پاس بہت زیادہ وہ ڈسٹریس ہو جاتے ہیں، اور ان کے اندر بہت زیادہ ڈسفورک ہو جاتے ہیں، ٹینشن ان کے اندر آ جاتا ہے، اور ایسے لوگ جو ہے بلیم دوسرے لوگوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اپنا کام کوئی خود غلط کر لیتے ہیں اور ان کا ریشنلائز کرتے ہیں کہ میں نے تو اس طریقے سے کر لیا، لیکن یہ چونکہ اور کر رہا تھا، اور لوگ بھی اس طریقے سے کرتے ہیں، اس کو ریشنلائز کرتے ہیں، یا اپنے غلط کاموں کے لیے دوسروں کو ملزم ٹھہراتے ہیں۔ تو ایسی چیزیں کامن ہوتی ہے اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر کے لوگوں میں۔ دے آر ایموشنلی immature, لیک آف ججمنٹ اینڈ سینس آف ریسپانسبلٹی۔ اچھا جی، فرام دا اسٹینڈ پوائنٹ آف پبلک سیفٹی انٹرسوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر از دا موسٹ سیریس آف آل، کیونکہ یہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جی آپ گلٹ فیلنگ نہیں ہوتی لوگوں کو، جب گلٹ فیلنگ نہیں ہوتی، ان کے اندر سینس آف ریسپانسبلٹی نہیں ہوتی، تو ایسے لوگ دوسرے لوگوں کو کسی بھی حد تک نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرتے اور لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے جو فور ہال مارک انٹو سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر کے جو سمپٹمس ہے وہ کیا ہے؟ ایگو سینٹرزم، ان کے جو اپنے کنسرن ہوتے ہیں اس کے ساتھ زیادہ وہ پری آکوپائڈ ہوتے ہیں، اور دوسروں کے نیڈز کو کوئی ترجیح نہیں دیتے، وہ بہت زیادہ سیلفش ہوتے ہیں۔ لیک آف کانشنس، ایسے لوگوں کے اندر ضمیر ہی نہیں ہوتی، تو ایسے لوگ انگزائٹی اور گلٹ جو ہے وہ فیل نہیں کرتے وین دے ہیو کاز گریٹ ڈسٹریس اور سفرنگ ان ادر پیپل، جب وہ دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، ان کو کوئی گلٹ فیلنگ نہیں ہوتی، تو اس لیے impulsive behavior, change jobs and relationship suddenly, frustration tolerance is low۔ اب اس کے اندر فرسٹریشن تھریشولڈ ایسے لوگوں کے اندر بہت کم ہوتا ہے، اور بہت ہی جلد اپنے ریلیشن شپ سے وہ چینج کر لیتے ہیں، اپنے فائدوں کو دیکھتے ہیں، اور جاب بھی ملٹیپل وہ چینج کرتے ہیں۔ سپرفیشل چارم، کوائٹ چارمنگ اینڈ پرسویسو اینڈ ہیو گڈ انسائٹ انٹو دا نیڈس اینڈ ویکفulness آف ادر پیپل، ایسے لوگ کا آؤٹ لک ہوتا ہے وہ بہت زیادہ چارمنگ ہوتا ہے، بہت زیادہ قائل کرنے والا ہوتا ہے، اور دوسرے لوگوں کی نیڈز کو اور ویکنیسز کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور ان سے پھر وہ فائدہ نکالتے ہیں، جس طریقے سے کلیور امپوسٹر بن جاتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ انٹرونشن ہے کہ جی آپ نے کیا کرنا ہے کہ رسپانسبل بیہیویئر کو پروموٹ کرنا، لمٹ سیٹ کرنا کہ جی یہ آپ کے لمٹس ہے، آئیڈینٹیفائی کنسیکوینسز آف ایکسیڈنگ دا لمٹس کو ایکسیڈ کرنے کے اوپر آپ ان کو بتائیں کہ یہی آپ کو پرابلمز ہو سکتے ہیں، آئیڈینٹیفائی ایکسپیکٹڈ اور ان ایکسیپٹیبل بیہیویئر، یہ بتائیں کہ چیزیں جو ہے آپ کی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کنسسٹنٹ ایڈہیرنس ٹو رولز اینڈ ٹریٹمنٹ پلان، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے اندر یہ ہے کہ یہ ٹریٹمنٹ پلان کے ساتھ وہ ایڈہیئر کرے، ٹھیک ہے جی، کنفرنٹ کرے، پوائنٹ آؤٹ پرابلم بیہیویئر جو ان کے ہے وہ آپ نے ان کو بتانا ہے، یہ چیزیں آپ کے بیہیویئر میں ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اور ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اوپر وہ زیادہ فوکس کرے۔ ہیلپنگ کلائنٹ سالو پرابلم اینڈ کنٹرول، اپنے ایموشن کو کنٹرول کرنے میں ان کی مدد کرے، کیونکہ وہ اپنے ایموشن کو کنٹرول نہیں کر سکتے، آؤٹ برسٹ ان کے اندر کامن ہوتے ہیں۔ پرابلم سالونگ سکلز ان کے افیکٹو بنانے ہیں، ڈیکریز ان کی جو امپلسیوٹی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس کو کم کرنا ہے۔ نیگیٹو ایموشن جس طریقے سے اینگر اور فرسٹریشن ایسے لوگوں کے اندر بہت زیادہ کامن ہوتی ہے، تو اس کو آپ نے کم کرنا ہے۔ ٹیکنگ ٹائم آؤٹ فرام اسٹریسفل سچویشن، انہانسنگ رول پرفارمنس، ان کا رول پرفارمنس کو انہانس کرنا، یہ آپ کا سوسائٹی کے اندر پازیٹیو رول ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، اس طریقے سے ہو سکتا ہے۔ آئیڈینٹیفائی بیریئر ٹو رول فلفلمنٹ، اور ڈیکریز اور ایلیمینیٹ یوز آف ڈرگ اینڈ الکوہل، جو گیمبل کرتے ہیں یا ڈرگ الکوہل، اس کو آپ نے ڈیکریز کرنا۔ پرسنالٹی کے اوپر بہت سارا کام کرنے کا ہوتا ہے جو کہ بیانڈ دا اسکوپ آف، لیکن جو چیزیں کچھ اس کے اندر ہم مینشن کر سکتے ہیں وہ یہ ہے۔ بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر کے اندر کی جی پرویسو پیٹرن آف انسٹیبلٹی ان انٹرپرسنل ریلیشن شپ،
इस तरह की जो पर्सनालिटी है इसके अंदर जो आपके जो लोगों के साथ ताल्लुकात है वो बहुत ज़्यादा इनस्टेबल होता है, ठीक है, उसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं होती। कुछ वक्त क्या सेल्फ इमेज और इमोशन में भी इस तरह होता है कि जी कभी आपका सेल्फ इमेज एक तरह का होता है, कभी दूसरे तरह का होता है, कभी एक तरह की इमोशन डिस्प्ले करते हैं, कभी दूसरा की तरह के आप करते हैं। पीपल विद बीपीडी आर ऑल्सो वेरी इम्पल्सिव, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव भी होते हैं, उनको रिजेक्शन का बहुत ज़्यादा फियर होते हैं, ठीक है जी। तो एक्टिंग आउट करते हैं ऐसे लोग, रिकरेंट सुसाइडल बिहेवियर इनके अंदर ज़्यादा कॉमन होते हैं। इनके अंदर जो इमोशनल स्टेबिलिटी है वो बिल्कुल नहीं होती। और इनअप्रोप्रिएट और इंस्टेंस, ऐसे लोग जो है बहुत ज़्यादा इनअप्रोप्रिएट और इंटेंस एंगर का मुजाहरा करते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सेले हो जाते हैं। और अगेन वही इंटरवेंशन है कि जिस सेफ्टी को आपने वो करना है कि एंगर है, फ्रस्ट्रेशन के ज़्यादा होती है, रिलेशनशिप में स्टेबल नहीं है, इमोशंस के अंदर स्टेबल नहीं है, तो कोशिश करें कि नो सेल्फ हार्म कॉन्ट्रैक्ट करें कि जी सेल्फ एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग एंड इमोशन, हेल्पिंग क्लाइंट टू कोप एंड कंट्रोल इमोशंस, ठीक है, आइडेंटिफाइंग फीलिंग्स, ठीक है जी, जर्नल एंट्रीज, मॉडरेटिंग इमोशनल रिस्पॉन्सेज, डिक्रीज इम्पल्सिविटी, डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन, ठीक है जी। अब ये सारी चीज़ें आपने इस तरह करनी है कि जी आपने अपने ऊपर कंट्रोल कैसे लाना है, अपनी फीलिंग को किस तरीके से देखना है, अपनी तस्कीन को अपने आप को तस्कीन देना किसी भी चीज़ के लिए, और दूसरों को हर्ट करना, एंगर होना, उसको आप किस तरीके से आप डिले कर सकते हैं, तो उसको अपने गुस्से के ऊपर किस तरीके से काबू पा सकते हैं, ये सारी चीज़ें उनको बतानी है। कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग टेक्निक, उसके अंदर थॉट स्टॉपिंग है, ठीक है जी, डी कैटास्ट्रोफाइजिंग है कि जी आप किस तरीके से आप अपने थॉट को जो है वो ब्लॉक करेंगे, और किस तरीके से आप जो है जो इररिलेवेंट और अनवांटेड आपके इमोशन से उनको आप किस तरीके से आप उसको मिनिमाइज करें और सीज करें। स्ट्रक्चर टाइम, आप उनको सोशल स्किल्स सिखाएं, किस तरीके से एंगेज होना है, क्या इसके इम्पोर्टेंस है, क्या इनके बेनिफिट्स है। टीचिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, थेराप्यूटिक रिलेशनशिप, आपने उनको अगेन लिमिट सेटिंग करना है कि जी ये आपके लिमिट्स है, और साथ साथ में ऐसे सिचुएशन को कन्फ्रंट करना है जो कि उसके लिए टाइम फ्रस्ट्रेटिंग होते हैं, और उसके हवाले से फिर उनको आपने एजुकेट करना है कि किस तरीके से उनको आप इन सिचुएशन को कन्फ्रंट करेंगे, कैसे फेस करेंगे विदाउट हैविंग सिग्निफिकेंट। अच्छा, हिस्टेरियनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर ज़्यादातर फीमेल के अंदर ज़्यादा कॉमन है, ठीक है जी, इसको हिस्टेरिकल पर्सनालिटी भी कहते हैं, फीमेल के अंदर ज़्यादा है। ऐसे लोग जो है हमारे पास क्या होते हैं कि जी ड्रामेटिक होते हैं, थिएट्रिकल होते हैं, डिमांडिंग होते हैं, अटेंशन सीकिंग होते हैं। ऐसे लोग जो है उनको बहुत ज़्यादा वो कि जी लोग उनको अटेंशन दे, लोग उनको अटेंशन पे करे, उनकी तारीफ करें, और सारी चीज़ें। स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर एक्साइटमेंट एंड एक्टिविटीज़, ऐसी जगहों के ऊपर वो ज़्यादा हो कहते हैं कि जहाँ पे एक्साइटमेंट हो, एक्साइटमेंटल एक्टिविटीज़ हो, उसके अंदर उनका ज़्यादा जो है वो उनके ख्वाहिश होती है कि वहाँ पे वो ज़्यादा जाए, जहाँ पे वो सेंटर ऑफ द अटेंशन हो, कोशिश करेंगे कि वहाँ पे वो जाए। इमोशनल इंस्टेबिलिटी एंड सेल्फ ड्रामेटाइजेशन, ऐसे लोग इमोशनली अनस्टेबल होते हैं और सेल्फ ड्रामेटाइजेशन करते हैं, ठीक है जी, चीज़ों को ओवर ड्रामेटाइज कर देते हैं। और ऐसे लोग जो है एक माइनर इवेंट को ओवर रिएक्ट करते हैं, छोटी सी चीज़ के ऊपर बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर देते हैं, ठीक है जी। बहुत छोटी से छोटी चीज़ों के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, ओवर रिएक्ट करते हैं। और ऐसे जो लोग होते हैं सेल्फ सेंटर्ड होते हैं एंड आर इनकंसिडरेट अबाउट द फीलिंग ऑफ अदर, ऐसे लोग जो हैं क्या होते हैं कि जी बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, और दूसरे लोगों की फीलिंग का एहसास नहीं करते, छोटी छोटी चीज़ के ऊपर जिद करते हैं, और हमेशा से कहते हैं कि जी उनको ही लोग अटेंशन दे, उनकी ही लोग तारीफ करें, लोग सारे उनके इर्द गिर्द हो, और बाकी लोगों के अगर ज़रूरियात है वो पूरी ना हो लेकिन उनकी पूरी हो। तो ये सारी चीज़ें उनकी पर्सनैलिटी के अंदर शामिल हैं। अब इंटरवेंशन के अंदर क्या है कि ये सोशल सिचुएशन टू एक्सप्लोर द क्लाइंट्स परसेप्शन ऑफ अदर्स रिएक्शन एंड बिहेवियर, ठीक है जी, कि ऐसे सिचुएशन के उसके अंदर वो देखें कि वो एक्सप्लोर करें कि जी मतलब किस तरीके से लोगों के रिएक्शन और बिहेवियर किस तरीके से हैं। फिर सोशल स्किल्स और रोल प्लेइंग उनको बताना है, ठीक है जी, कि अपने सोशल स्किल को कैसे बढ़ाना है, ओवर ड्रामेटाइजेशन को कैसे कम करना है, ठीक है जी। और फिर आपने क्या करना है कि जी
specific in describing and modeling social skills including establishing eye contact, active listening and respecting personal space. ठीक है जी. अब ऐसे लोग जो है इन सारी चीज़ों को वायलेट करते हैं, तो आपने उनको ये चीज़ें पढ़ानी है कि जी मतलब आई कांटेक्ट एस्टेब्लिश करना, फिर एक्टिव लिसनिंग. इसके अंदर क्या होता है कि ऐसे लोगों के अंदर एक बर्दाश्त सी पैदा हो जाती है और टॉलरेंट बन जाते हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एक्सप्लोर पर्सनल स्ट्रेंथ्स एंड एसेट्स एंड गिव स्पेसिफिक फीडबैक अबाउट पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स. ऐसे लोगों को आपने क्या करना है कि उनके स्ट्रेंथ्स को आपने देखना है और उनके जो अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके ऊपर पॉजिटिव फीडबैक देना है, जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको पॉइंट आउट करना है. Encourage clients to use assertive communication such as I statement may promote self-esteem and help them to get their needs more appropriately. अब इसके अंदर बजाय आपने कम्युनिकेशन के अंदर पढ़ा होगा, इसके अंदर क्या है कि जी आई स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उनका सेल्फ स्टीम जो है प्रोमोट हो रादर देन यू स्टेटमेंट. ठीक है जी. इस हवाले से आप पॉजिटिवली इनको अपना मैसेज भी कन्वे करते हैं और उनको ऐसा लगता भी नहीं है कि क्रिटिसाइज हो रहे हैं. लिसनर मस्ट कन्वे जेन्युइन कॉन्फिडेंस इन द क्लाइंट्स एबिलिटीज, और आपकी पेशेंट की जो एबिलिटीज है उनमें आपने इंटरेस्ट करना है. अच्छा जी. नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ग्रैंडियोस सेल्फ इंपॉर्टेंस. ऐसे लोग जो है क्या होते हैं कि जी बहुत ज़्यादा नार्सिसिज्म से निकला है कि जी ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा इनका सेल्फ स्टीम ओवर इन्फ्लेटेड होता है, अटेंशन सीकिंग होते हैं. ऐसे लोग अपने आप को बड़ा कहते हैं कि जी मैं बहुत ज़्यादा मतलब खूबसूरत हूँ, बहुत ताकत है, बहुत चीज़ें हैं मेरे पास. तो उनके अंदर जो सेल्फ स्टीम होता है उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड होता है. तो ग्रैंडियोस सेल्फ इंपॉर्टेंस टॉक अबाउट देम सेल्फ एंड नेग्लेक्ट अदर्स. हमेशा अपने बारे में बातें करते हैं, मैं तो ऐसा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे पास ये क्वालिटी है, और दूसरों को नेग्लेक्ट करते हैं. ठीक है जी. और अगर आप उनको कहीं क्रिटिसाइज करते हैं तो बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं. क्लाइंट में डिस्प्ले इन एरोगेंट और हॉटी एटीट्यूड. ऐसे लोग जो है एट टाइम्स जो है बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हैं या एरोगेंट हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा मगरूर किस्म के जो एटीट्यूड होते हैं वो शो करते हैं, मतलब मगरूर हो जाते हैं. लैक द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज और टू एम्फसाइज विद द फीलिंग ऑफ अदर्स. ऐसे लोग दूसरे लोगों के जो फीलिंग है उसको कभी एम्फसाइज नहीं करते, उनको फील नहीं करते, उनको एक्सेप्ट नहीं करते. They may express their grandiosity overtly or they quietly may expect to be recognized for their perceived greatness. या तो वो अपने ग्रैंडियसिटी को ओवरटली कहते हैं, मीन कि जी आप वो शो करते हैं अपने स्टेटस से, अपने ड्रेस से, अपने बॉडी लैंग्वेज से, या अपने बोलने के अंदाज से वो शो करते हैं. या फिर वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जी उनकी जो ग्रेटनेस है वो लोग खुद ही समझे और उनको कहें कि जी ये तो ग्रेट बंदा है, इनके पास तो टैलेंट है, उनके पास तो ब्यूटी है, इनके पास तो जो भी मतलब चीज़ें वो चाहते हैं वो उनकी अप्रिशिएट किया जाए. They often are preoccupied with fantasies of unlimited success, power, brilliance, beauty और ideal love. ये हमेशा से उनकी जो माइंड के अंदर प्री ऑक्यूपेशन होती है फैंटेसीज की. ठीक है जी. कि बस उनके पास अनलिमिटेड सक्सेस हो, कि ये चीज़ भी मेरे पास हो, ये चीज़ भी मेरे पास हो, मेरे पास ये पावर हो, मेरे पास ये मतलब ब्रिलियंसेस हो, मेरे पास ये ब्यूटी हो या आइडियल लव हो. ठीक है जी. तो दीज फैंटेसीज रीइंफोर्स देयर सेंस ऑफ सुपेरियरिटी. और जब ये फैंटेसीज करते हैं तो एक्चुअल वर्ड के अंदर क्या करते हैं कि ये इनकी सुपेरियरिटी को रीइंफोर्स करते हैं कि मैं तो ऐसा हूँगा, मैं तो ऐसा हूँ, मेरे पास तो ये चीज़ें हैं. तो वो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लग जाते हैं. द clients may ruminate about long overdue admiration and privilege and compare themselves favorably with famous or privileged people. ऐसे लोग जो है वो कहते हैं कि जी हमारे बहुत ज़्यादा फेमस और जो प्रिविलेज लोग हैं कि जी मेरे ट्रम्प के साथ रिलेशनशिप है, मेरे दूसरे के साथ वर्ल्ड वाइड फ़ोन कॉल आते हैं, मेरे पास ये चीज़ें हैं, मैं प्रिविलेज लोगों के साथ उठता बैठता हूँ, उन मेरा स्टेटस उनके जितना है. तो इस तरह के और कोशिश करते हैं कि जी लोग उनकी तारीफ करें, एडमायर करें. तो ये एटीट्यूड ज़्यादा कॉमन होते हैं. ठीक है जी. अच्छा, फिर इंटरवेंशन के अंदर मस्ट यूज सेल्फ अवेयरनेस स्किल्स टू अवॉइड एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन एंड देयर बिहेवियर एंड एटीट्यूड कैन एंडेंजर. ठीक है जी. अब इसमें यह है कि जी आपने क्या करना है कि सेल्फ अवेयरनेस को उनका बढ़ाना है, क्योंकि वो सेल्फ अवेयर नहीं होते, इन्फ्लेटेड सेल्फ स्टीम का शिकार होते हैं, ग्रैंडियोसिटी के शिकार होती है. तो आपने इनको बताना है कि जी सेल्फ अवेयर किस तरीके से बनना है, अपने स्ट्रेंथ वीकनेसेस को किस तरीके से आपने समझना है. क्लाइंट्स में भी रूड एंड एरोगेंट, अनविलिंग टू वेट एंड हार्श एंड क्रिटिकल फॉर द अदर.
ایسے لوگ جو ہے بہت زیادہ مغرور ہوتے ہیں اور ویٹ بھی نہیں کرتے اور مطلب کریٹیکل یا ہارش بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ نے ایک کام اینڈ کوائٹ اپروچ اپنانا ہے. دا نرس مسٹ ناٹ انٹرنلائز سچ کریٹیسزم اور ٹیک اٹ پرسنلی. اور ظاہر سی بات ہے کیونکہ وہ اس کے اندر ایک ڈس آرڈر ہے تو آپ نے ان چیزوں کو پرسنلی لینا نہیں ہے. The goal is to gain cooperation of these clients with other treatment as indicated. ٹھیک ہے جی, اس کوآپریشن کے ساتھ ساتھ باقی ٹریٹمنٹ جیسے انڈیکیٹڈ ہو وہ ساتھ میں دے. اوائڈنٹ پرسنالٹی یا اینکشیس پرسنالٹی ڈس آرڈر, اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جی لو سیلف اسٹیم اینڈ فیئر آف ریجیکشن. ایسے لوگوں کے اندر جو امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے کہ جی ان کا سیلف اسٹیم بہت زیادہ لو ہوتا ہے اور ان کے اندر ریجیکشن کا فیئر بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جی بہت مطلب لوگ جو ہے ان کو کیا کہیں گے, پتہ نہیں لوگ ان کے بارے میں کیا سوچیں گے. ایون چھوٹے چھوٹے ایکٹیویٹیز کے اندر وہ جانے سے گریز کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے کام کرنے سے گریز کرتے ہیں, سوشل سچویشن میں جانے سے گریز کرتے ہیں کہ جی کئی لوگ ان کے بارے میں کچھ نیگیٹو بیانات نہ دے, ان کو کرٹیسائز نہ کرے, لوگ ان کو ریجیکٹ نہ کرے, تو اپنے سیلف کو ڈسکلوز نہیں کرتے. از کیریکٹرائز بائی پرویسو پیٹرن آف سوشل ڈسکمفرٹ اینڈ ریٹائنس. جو ایسے لوگ ہیں ان کے اندر جو ہے ریٹائنس زیادہ ہوتا ہے, ان کے اندر جو مطلب سوشل سچویشن کے اندر جو ان کا ڈسکمفرٹ ہوتا ہے ایسا, اور سیلف اسٹیم ان کا لو ہوتا ہے. اور ایسے لوگ اس لیے یہ چیزیں ساری کرتے ہیں کہ جی یہ نیگیٹو ایوالویشن سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں, بہت زیادہ ہائپر سینسٹیو ہوتے ہیں کہ جی لوگ ان کو کرٹیسائز کر لیں گے, لوگ ان کو ریجیکٹ کر لیں گے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ سوشل سچویشن کے اندر نہیں جاتے اور اس کو ڈسکمفرٹ ہوتا ہے. کلائنٹس ہیو ویری لو سیلف اسٹیم, بہت زیادہ لو ہوتا ہے ان کا سیلف اسٹیم. دے آر ہائپر سینسٹیو ٹو نیگیٹو ایوالویشن فرام ادر اینڈ ریڈیلی بلیو دیم سیلوز انفیریئر. اب یہ پہلے سے ہی ان کے مائنڈ کے اندر ہوتا ہے کہ جی میں تو انفیریئر ہوں, لوگ تو مجھے صحیح نظر سے, حقیر نظروں سے دیکھیں گے, میں تو کچھ ہو ہی نہیں, میرے اندر تو کوئی کوالٹی ہی نہیں ہے. تو ہمیشہ سے یہ انفیریارٹی کے اندر ہوتے ہیں اور ہمیشہ سے ڈرتے ہیں کہ جی لوگ ان کو کہیں گے کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے, نیگیٹولی ایوالویٹ کر لیں گے. تو اس یہ ڈر ان کے مائنڈ کے اندر ہوتا ہے. Clients are reluctant to do anything pursued a risky which for them is almost anything. ٹھیک ہے جی, اور ایسے لوگ جو ہے بہت زیادہ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں, ریفیوز کرتے ہیں ایسی چیزوں کو کیونکہ جو کام ان کے لیے رسکی ہوتا ہے. اور چھوٹے چھوٹے کام دن ایسے کام جو کہ ہم روزمرہ کے طور کے اوپر کرتے ہیں, ان کی رسک کو جو ہے بہت زیادہ ایگزاجریٹڈ وے میں لیتے ہیں کہ جی پتہ نہیں اس سے یہ میں کروں گا تو یہ ہو جائے گا, یہ کام کروں گا تو یہ, تو بہت زیادہ وہ ایگزاجریٹ کرتے ہیں رسک کو. تو اس وجہ سے جو ہے کوئی بھی کام ہو جو کہ ہم روزانہ کرتے تو ایسے کام وہ کرنے سے پہلے بہت زیادہ سوچتے ہیں اور نہیں کرتے, ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں. They are fearful and convinced that they will make a mistake, be humiliated or embarrass themselves and others. ٹھیک ہے جی, یہ ہمیشہ سے یہ ڈرتے ہیں کہ جی مطلب, اور ہمیشہ سے یہ کنونس اس بات کے اوپر ہوتے ہیں کہ جی یہ کہیں نہ کہیں غلطی کریں گے اور کیا ہو جائے گا, یہ ہیوملیٹ ہو جائیں گے, لوگ ان کو حقارت کی نظر سے دیکھیں گے یا پھر امبیرسمنٹ پیدا کریں گے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے. تو ہمیشہ سے یہ پھر مطلب ایکٹیویٹیز کو, سوشل ایکٹیویٹیز کو, گیدرنگز کو, کوئی کام کرنے کو, اس چیزوں کو اوائڈ کر لیتے ہیں. دے یوزلی اسٹرانگلی ڈیزائر سوشل ایکسیپٹنس اینڈ ہیومن کمپینینشپ. ان کو بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں کہ جی لوگ ان کو ایکسیپٹ کرے اور ان کو ایک اچھا کمپینینشپ ملے, اچھا ساتھی ملے, دوستی ملے. لیکن ان کی ڈیزائر تو ہوتی ہے لیکن یہ کلوز انٹریکشن میں انٹر نہیں ہوتے. یہ تب انٹر ہوں گے کلوز انٹریکشن میں جب آپ ان کو گارنٹی کریں گے کہ جی آپ ان کو ان کے اوپر کوئی کرٹیسزم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی, جب آپ ان کو انکریٹیکل ریگارڈ دیتے ہیں تو تب ہی یہ کلوز ریلیشن شپ میں انٹر ہوتے ہیں, ادروائز اوائڈ کرتے ہیں کہ وہ ریجیکٹ ہو جائیں گے, نیگیٹولی ایوالویٹ ہو جائیں گے. پھر ان کو زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے. they can require much support and measure from the nurse the non threatening context of the relationship. nurse can help to explore positive. پھر اس میں یہ چیزیں ہیں کہ جی سیلف ایسپیکٹ, پازیٹیو ریسپانسز فرام ادرس ان پاسبل ریزن فار سیلف کرٹیسزم. یہ ساری چیزیں اپنے پوچھنی ہے کہ اپنے آپ کو کیوں کرٹیسائز کرتے ہیں, آپ کے اندر کیا اچھی کوالٹیز ہے ان کو ایکسپلور کریں. اچھا لوگوں نے آپ کو کوئی پازیٹیو ریمارکس دیے وہ کیا ہے, ان کو ری انفورس کرنا تاکہ پیشنٹ کے اندر تھوڑا سا کانفیڈنس بلڈ ہو. Nurse can teach social skills and help client to practice them in the safety of the nurse client relationship. اور ان کو آپ سوشل اسکلز بتا سکتے ہیں کہ اس طرح سے مطلب آپ چیزیں کوپ کر سکتے ہیں.
डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, अब इसके अंदर क्या है कि जी एक्सेसिव रिलायंस ऑन अदर फॉर सोशल सपोर्ट, फियर सेपरेशन एंड अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऐसे लोग जो है क्या है कि जी अब एक्सेसिव दूसरे के ऊपर ज्यादा रिलाई करना, उनको सोशल सपोर्ट की ज्यादा जरूरत होती है, अपने ऊपर कोई उनका एतमाद नहीं होता, ट्रस्ट नहीं होता अपने कैपेबिलिटीज के ऊपर, ठीक है जी, या मतलब अलहदगी है, सेपरेशन से डरते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अवॉइड करते हैं। अब इसके अंदर परवेसिव पैटर्न है, एंड एक्सेसिव नीड टू बी टेकन केयर ऑफ विच लीड्स टू सबमिसिव क्लैंगिंग बिहेवियर एंड फियर्स ऑफ सेपरेशन। ऐसे लोग क्या होते हैं कि जी उनका जो बिहेवियर होता है बहुत ज़्यादा सबमिसिव होता है, बहुत ज़्यादा सबमिशन की तरफ जाते हैं, बहुत ज़्यादा जी जान में चले जाते हैं, सबमिट करते हैं, अपने आप को इन्फीरियर सा फील करते हैं, और मतलब ये हमेशा उनकी होती है कि जी लोग उनके लिए कुछ करें, उनके लिए मतलब लोग उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और उनके काम जो है उनके हवाले से वो डिसाइड करे। दिस बिहेवियर आर डिजाइन टू एलिसिट क्रिएटिंग केयर टेकिंग फ्रॉम अदर्स। ये बिहेवियर इस तरीके से होते हैं कि जी मतलब सबमिशन, ये सारी चीज़ें कि मतलब दूसरे लोगों से केयर टेकिंग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ली जा सके। क्लाइंट्स आर फ्रिक्वेंटली एंशियस एंड मे बी माइल्डली अनकंफर्टेबल। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में होते हैं और अनकंफर्टेबल होते हैं। दे आर preoccupied excessively with unrealistic fear of being left alone to care for themselves। और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं कि जी मतलब ये कहीं पे अगर छोड़ दिया गया तो किस तरीके से अपना ख्याल रखेंगे हमेशा से, क्योंकि वो दूसरे को ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं, चाहे वो उनके लिए कोई फैसला करना हो, किसी छोटे से काम के लिए डिसीजन लेना हो, कुछ करना हो, तो इन सारी चीज़ों के अंदर वो क्या करते हैं कि दूसरों के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं और बहुत ज़्यादा डरते हैं कि कोई कोई सेपरेशन हो गई तो फिर कौन करेगा। दे बिलीव दे वुड फेल ऑन देयर ओन, सो कीपिंग और फाइंडिंग अ रिलेशनशिप ऑक्युपाइज मच ऑफ देयर टाइम। ये उनका बिलीफ ये होता है कि जी ये खुद से कुछ नहीं कर सकेंगे, ठीक है जी, तो फिर ये ऐसे रिलेशनशिप ढूंढते हैं कि मतलब उनके लिए कुछ काम कर सके और उनके काम आ सके, वो हेल्पिंग हैंड बन सके, क्योंकि वो खुद से छोटी छोटी चीज़ें जो है अपनी ज़िंदगी की वो खुद से नहीं करते, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड करते एंड हेल्प क्लाइंट्स अप्लाई देम टू डेली लाइफ। ठीक है जी, अब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, छोटी छोटी चीज़ों के हवाले से डिसीजन मेक करना आप अपनी डेली ज़िंदगी में कैसे यूज़ करेंगे बता सकते हैं। Nurse can help the client to explore problems. Her is a sounding board for discussion of alternatives and provide support and positive work the client and efforts in these areas। ठीक है जी, मेन स्टेप ये है कि आपने उनको इंडिपेंडेंट बनाना है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, अब इसके अंदर क्या है कि जी पर्सनालिटी ट्रेट्स इन्वॉल्विंग प्री ऑक्यूपेशन विद ऑर्डरलीनेस। ऐसे लोग जो है हमारे पास क्या होते हैं, ओवर स्क्रोपुलस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मुहतात होते हैं हर एक चीज़ के बारे में, ठीक है जी, बहुत ही ज़्यादा ओवर स्क्रोपुलस होते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में वो सोचते हैं, और एक्सेसिवली वो कॉशस होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉशन लेते हैं, ठीक है जी, और ऐसे लोग जो है गलतियां करने से मतलब बहुत ज़्यादा डरते हैं, ठीक है जी, हमेशा से शक में रहते हैं, और मतलब डिसीजन मेक करने में उनको हमेशा से मुश्किल होती है, ठीक है जी। तो अब हर एक चीज़ की ये जो है ऐसे लोग अननेसेसरी और ट्रिवियल डिटेल, हर एक चीज़ के ट्रिवियल डिटेल में जाना चाहते हैं। अच्छा ये हुआ तो फिर कैसा हुआ, तो फिर ये हर एक चीज़ की माइनर डिटेल उनको चाहिए होती है, ठीक है जी, कि मतलब ये एक्सीडेंट हुआ तो कैसे हुआ, गाड़ी कहाँ से आ रही थी, दूसरी कहाँ से आ रही थी, फिर क्या हुआ, फिर कैजुअलिटी कैसी हुई, फिर कैसे लेकर के गए। इनकी अननेसेसरी और ट्रिवियल डिटेल के अंदर जो है ये ज़्यादा अपने आप को इंडल्ज कर लेते हैं, ठीक है जी। तो प्रियकोपेशन विद ऑर्डरलीनेस, ऐसे लोग ऑर्डरलीनेस के साथ मीन की जी आप ऑर्डर के अंदर सपोज रूम को आपने सेट किया हुआ है, एक चीज़ एक जगह के ऊपर पड़ी हुई है, तो थोड़ी सी किसी ने हटा दी तो बस फिर हंगामा बर्पा कर देते हैं, ठीक है जी। तो एक हर एक चीज़ को एक खास अपने माइंड के हिसाब से एक ऑर्डर के अंदर वो रखते हैं, और वो ऑर्डरलीनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, और अगर कहीं पे वो ऑर्डरलीनेस डिस्टर्ब हो जाती है तो फिर उनके अंदर एंग्जाइटी आ जाती है। ऐसे लोग जो है परफेक्शनिस्ट होते हैं, परफेक्शनिज्म को वो लाइक करते हैं कि हर एक काम अच्छा हो, परफेक्ट हो, सही तरीके से हो, एंड कंट्रोल एट द एक्सपेंस ऑफ स्पॉन्टेनिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एंजॉयमेंट, ठीक है जी। और ऐसे लोग क्या होते हैं कि जी स्पॉन्टेनिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और एंजॉयमेंट, ये इस चीज़ के बिहाफ के ऊपर जो है वो चीज़ें उनकी चली जाती हैं, बिकॉज कि ज़्यादातर उनको जो टाइम होता है वो ऑर्डरलीनेस, ट्रिवियल डिटेल के ऊपर लग जाता है।
अच्छा जी, इनके अंदर जो चीज़ें हैं, कैरेक्टरिस्टिक, प्री ऑक्यूपेशन विद रूल्स। अब ये लोग बहुत ज़्यादा रूल्स को फॉलो करते हैं, प्री ऑक्यूपाइड होते हैं लिस्ट से या ऑर्डर्स या शेड्यूल, उनके साथ बहुत ज़्यादा ये मतलब प्री ऑक्यूपाइड होते हैं। ऐसे लोग परफेक्शनिज्म को चाहते हैं। एक्सेसिव डिवोशन टू वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, ऐसे लोग जो है वर्क और प्रोडक्टिविटी के ऊपर ज़्यादा डिवोशन देते हैं। लेट टाइम तक जो है वो काम करते रहते हैं ऑफिस वगैरह में। तो इस तरह उनकी जो सोशल जो एस्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाता है, फैमिली का एस्पेक्ट मुतासर हो जाता है। ओवर कॉन्सेंशस, स्क्रोपोलस, इनफ्लेक्सिबल अबाउट मॉरलिटी। ठीक है जी। और ऐसे लोग जो है बहुत ज़्यादा ओवर स्क्रोपोलस, बहुत ज़्यादा मोहतात होते हैं, बहुत ज़्यादा शक्की होते हैं। और मॉरलिटी या मतलब जो अखलाकियात है इनके हवाले से तो बिल्कुल उनके अंदर लचक नहीं होती, रिजिड होते हैं। एनेबिलिटी टू डिस्कार्ड वन आउट और वर्थलेस सब्जेक्ट, ऐसे लोग वन आउट या वर्थलेस ऑब्जेक्ट होते हैं उनको डिस्कार्ड नहीं करते। रिलक्टेंस टू डेलीगेट टास्क और वर्क विद अदर्स अनलेस दे सबमिट टू एग्जैक्टली हिज और हर में वे ऑफ डूइंग थिंग्स। ठीक है जी। और लोगों को टास्क डिलीगेट नहीं करते, ठीक है जी, दूसरों को काम करने को नहीं देते, क्योंकि वो समझते हैं कि जी परफेक्ट चीज़ें तो मैं करता हूँ, और एक चीज़ के ऊपर जो दिल खाते हैं तो दूसरों को अगर मैं दूंगा तो वो सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए नहीं उन लोगों को देते। ठीक है जी। अच्छा जी, मेजरली स्पेंडिंग स्टाइल, उनका जो स्पेंडिंग स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होता है। ठीक है जी। इनके अंदर रिजिडिटी और स्टबर्ननेस, जिद्दीपन ज़्यादा होता है। तो ये हमारे पास डिफरेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स है जिसकी आप जो है साइन सिम्टम्स आप देख सकते हैं। ठीक है जी। पेशेंट के आउटकम क्या होने चाहिए ये हमने डिस्कस कर लिए। हर एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ डायग्नोसिस के हवाले से इनफेक्टिव कोपिंग, सिवियर पैनिक लेवल ऑफ एंजाइटी, सेल्फ म्यूटिलेशन, रिस्क ऑफ डायरेक्ट अदर डायरेक्टेड वायलेंस, impaired parenting, social isolation, defensive coping, low chronic low self esteem, non compliance। तो ये डिफरेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जो हमने डिस्कस किए, इनके ये है, ये हमारे पास अलग से हैं। आप लोग स्टडी कर लीजिएगा, हर एक के अलग अलग से हमने डिस्कस कर लिए कि क्या केयर आपने करना है। मतलब नर्सिंग केयर फॉर ऑड और एक्सेंट्रिक पर्सनैलिटी, उसके लिए क्या केयर करना है। फिर ड्रामेटिक एराटिक या क्लस्टर बी के लिए जो केयर है वो मेंशन है। फिर ड्रामेटिक एराटिक जो है वो है। एंशियस फियरफुल की जो केयर है वो है। ठीक है जी। और फिर इंटरवेंशन फॉर मैनिपुलेटिव इम्पल्सिव बिहेवियर के लिए आपने क्या करना है। ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास जो बेसिक लेवल इंटरवेंशन है उसके अंदर मेलियोथेरापी है कि इसके अंदर आप थेराप्यूटिक एनवायरनमेंट पैदा करें, ऐसा एनवायरनमेंट पैदा करें जिसके अंदर उस पर्सनैलिटी के टाइप के लोग सही तरीके से नर्चर हो सकते हो। साइकोबायोलॉजिकल इंटरवेंशन, केस मैनेजमेंट, ये हमारे पास बेसिक लेवल है। एडवांस प्रैक्टिस के अंदर हमारे पास डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी है, स्किल ओरिएंटेड साइकोथेरापी है, सपोर्टिव ग्रुप साइकोथेरापी है, और ग्रुप थेरापी है। तो ये हम पेशेंट के लिए